This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे और इस काम को अपने टाइम के ऊपर सर अंजाम देने की हिम्मत अता करे। मुझे मैसेज कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर है आपके साथ, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, थैंक यू। अच्छा जी, बैड डेट्स की हम बात करें तो बैड डेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, बैड डेट्स जो बैड हो चुके हुए हैं, इसका पहले हम अकाउंटिंग में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करें ताकि हमें समझ आ जाए कि अकाउंटिंग में क्या है, क्योंकि थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड अकाउंटिंग में समझेंगे तो फिर हमें इसको टैक्स में समझने में आसानी होगी। तो पहले ज़रा इसको अकाउंटिंग में समझते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिएगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास है, मौजूद है, इसको मैं ज़रा अरेज कर दूं ताकि हमें आसानी। ये देखिए, देखिए हमारा जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसके अंदर तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना, क्योंकि उसके अंदर आपने सेल वही बुक करनी है। हमारी दो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है, एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर तो आप अपने अकाउंट्स कैश बेसिस पे बना रहे हैं फिर तो सेल आप तभी बुक करेंगे जब आपको पैसे मिलेंगे, तो यहाँ तो बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो असल में जो बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ है? एक्रूवल बेसिस के साथ। इसका कॉन्सेप्ट किसके साथ है? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के साथ है। अब चलते हैं उसके ऊपर। लेट्स सपोज कि आपने सेल की है यहाँ पर 500,000 और उसके अंदर आपने क्या किया कि आपको इसमें कैश सेल जो है आपके पास वो समझें कि 1 लाख रुपए की है और आपकी जो क्रेडिट पे सेल है वो अज्यूम करें कि वो 4 लाख पे है, ठीक है, और आपका साल क्लोज हो गया। अब जाहिर बात है कि ये पैसे अभी आपके डेटर्स में आ रहे हैं, जो आपने लोगों से पैसा अभी लेने वाला है, अभी आपको ये मिला नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसके बैड होने के भी चांसेस मौजूद हैं। लेट्स सपोज कि आप ये कहते हैं कि इसमें से 10% बैड होने के चांसेस हैं, तो आप कहते हैं कि जनाब हो सकता है मुझे 40,000 ना मिले। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस 4 लाख में से मुझे 2022 में जाके मुझे हो सकता है कि 360,000 मिले और 40,000 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बैड हो जाएंगे। ये मिलने के चांसेस नहीं है। अब जो आपके मैचिंग प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, वो कहते हैं कि भाई ये वाला एक्सपेंस आपको कंफर्म होगा जाके नेक्स्ट ईयर में, लेकिन आप इसकी एक प्रोविजन क्रिएट कर लें। अभी फिलहाल एक टेंटेटिव अमाउंट जो है वो क्या कर लें, इसमें बुक कर लें। फर्ज करेंगे ये 40,000 रुपया आपने मिस्टर नवाज से लेना था, ठीक है, ये एक ही साहब हैं, बाकी आपको पता है कि सारे पैसे मिल जाएंगे, सिर्फ यही नहीं मिलेंगे आपको, मैं मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन आप लॉ आपने क्या किया कि इसकी यहाँ पर इसको एक्सपेंस बुक कर लिया एज अ डाउटफुल, शक है कि ये होने हैं या नहीं होने, तो आप अकाउंटिंग में इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। इसको हम प्रोविजन कहते हैं, अंडरस्टैंड। यानी आप यहाँ पर जाके इसको कहीं एडमन एक्सपेंसेस में एज अ बैड डेट्स आप इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या कर चुके होंगे, ऐड कर चुके होंगे। फर्ज करेंगे यहाँ पर जाके आपने कोई 4 की 5 की अमाउंट आपने ऐड कर दी हुई है, ये है हमारे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो अकाउंटिंग में पहले आप क्या करते हैं, दोबारा अगर हम अपने टॉपिक के ऊपर चले, कि अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं कि हर साल की ईयरली बेसिस के ऊपर आप एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जाहिर बात है कि अगले साल में भी आपकी कुछ सेल हुई होगी नेक्स्ट ईयर में, उसके भी बैड होने के चांसेस कब होंगे,
अगले साल में आपको पता चलेंगे 2023 में कि यार इसके बैड डेट्स आगे होंगे, तो यहाँ फिर कोई आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक अकाउंट बन जाता है जिसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपने इस लेट्स सपोज कि हम बना रहे हैं ये अकाउंट 2022 का, तो आपके पास यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था वो आ रहा था 40,000। ठीक है, ये साल का था। जो साल के असल में ये आ रहा था पीछे से 2021 से, यानी ये पिछले साल की ऐसी प्रोविजन थी जो चांस था कि आपको मिल जाएंगे, ये एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। असल में ये 2021 के अंदर आप इसको एक्सपेंस कर चुके हुए हैं। ठीक है, 2021 में इतना एक्सपेंस आप चार्ज कर चुके हुए हैं। अब क्या हुआ कि मिस्टर नवाज से आपको 10,000 मिल गया, मिस्टर नवाज से 10,000 मिल गया। एक्चुअल कितने हुए आपके? 30,000। तो आप यहाँ पर क्या डाल देते हैं, इसके जो मिस्टर नवाज को यानी बैड डेट्स आपने यहाँ डाल दिए मिस्टर नवाज के खाते में, तो यहाँ आपने 30,000 उसका यहाँ चार्ज कर दिया। ठीक है, जो भी डेटर था आपने यहाँ पर उसको राइट ऑफ किया, ये आपने चार्ज कर दिया। फिर इस साल आपने अपना एक नया क्लोजिंग बैलेंस बना दिया। आपने कहा कि यार इस साल हो सकता है मेरे क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना होना चाहिए, लेट्स सपोज कि 70,000 आपने ये भी कर लिया। ठीक है, आपने मजीद किया तो ये हो गया हमारे पास 100,000। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोविजन हमने इस साल फिर क्रिएट की है वो दोनों को बराबर होना चाहिए ना, दोनों साइड्स को। तो हमने इस साल की जो प्रोविजन क्रिएट नहीं की है वो 60,000 की मजीद प्रोविजन क्रिएट कर ली। अब सुनिएगा हुआ क्या है। अकाउंटिंग के अंदर आपने इतना एक्सपेंस चार्ज किया है, अकाउंटिंग के अंदर आपने इतना एक्सपेंस क्या कर दिया है, चार्ज किया है। ये एग्जाम में आ चुका हुआ है। अगर एग्जाम में हमें प्रोविजन गिवन हो, दोबारा सुन लीजिएगा, प्रोविजन गिवन हो तो आप ये अकाउंट्स बना सकते हैं, आप ये अकाउंट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक दफा आया हुआ है इसलिए इससे परेशान नहीं होना। आपको ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अंदर सिर्फ एक दफा ये एग्जाम में इस तरह से उसने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो एग्जाम में दिए हुए हैं। दोबारा सुनिएगा, ये हमारा असल में पिछले साल का बैलेंस था जो हमें शक था कि पैसे नहीं मिलने। ये हमारा जो है वो असल में इस साल का क्लोजिंग बैलेंस चल रहा है। अब सवाल ये है कि इसमें से हमारे प्रॉफिट को किन चीजों ने हिट किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस को मुझे असल में गर्ज थी एग्जाम की कि मेरे एग्जाम में मुझे कौन सी फिगर चाहिए जिसने मेरे प्रॉफिट को हिट किया हुआ है अकाउंटिंग में। तो आपके प्रॉफिट को अकाउंटिंग में इस चीज ने हिट किया हुआ है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये पहली बात समझ आ गई कि जो प्रोविजन होती है वो आपका इस साल का एक्सपेंस आप कर रहे होते हैं। अब आते हैं, क्या कानून हमें जो लॉ है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, क्या हमें वो इस बात की इजाजत देता है कि आप ये प्रोविजन क्रिएट करें? द आंसर इज नो, वो इसकी हमें इजाजत नहीं देता। तो पहली बात हमें ये समझ आ गई कि अगर हमें हमारे एग्जाम में प्रोविजन गिवन होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन होगी, तो वो हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि वो माइनस हुई होगी तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये पहली बात अगर आपको समझ आ गई है तो मुझे बता दीजिएगा कि प्रोविजन, अगर आपने कोई प्रोविजन क्रिएट की है आपने, तो वो हमें अलाउ नहीं होती। पहले ये बात जरा बता दीजिएगा कि आपको समझ आ गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट अलाउड। वेटिंग योर टेक्स्ट, प्लीज मैसेज कीजिएगा कि आपको ये बात समझ आ गई है कि अगर कोई प्रॉफिट के अंदर, वैसे भी सेक्शन 21 के अंदर हम बात पढ़ चुके हुए हैं कि प्रोविजन आपको अलाउ ही नहीं होती, कोई किसी किस्म की प्रोविजन आपको अलाउ नहीं होती, एक्सेप्शन आते हैं। तो पहली बात यह है कि अगर प्रोविजन होगी तो हमें अलाउ नहीं होती। अब सवाल ये है, अगर प्रोविजन अलाउ नहीं है तो
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें क्या गाइड करता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें क्या कहता है कि फिर ये एक बैड डेट्स आपको किन बेसिस पे मिलेंगे, बैड डेट्स आपको किन बेसिस पे मिलेंगे। अब हम उसकी तरफ आने लगे हैं। वो बात है, वो कहता है जी बैड डेट्स क्लेम करने के लिए कुछ शराइत है। नंबर 1, अब ये सुनिएगा, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि बैड डेट्स क्लेम करने की क्या कंडीशंस हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स बैड डेट्स कैन बी क्लेम, तो आप लिखेंगे बैड डेट्स आर अलाउड ऑन एक्चुअल बेसिस। बैड डेट्स आपको एक्चुअल बेसिस पे अलाउ होते हैं, यानी अगर इसी अकाउंट में हम देखें तो टैक्स के मुताबिक हमारे एक्चुअल बैड डेट्स कितने हैं, ये वाले 30,000। असल में मिस्टर नवाज ने आपको 30,000 नहीं दिया, अंडरस्टैंड। तो यानी अगर इसी अकाउंट से एडजस्टमेंट डालें तो ये जो अमाउंट है ये हमारी चूंकि माइनस हुई थी, इसको ऐड कर देंगे और इस अमाउंट को माइनस करेंगे। आपके अकाउंट्स में इससे उलट हुआ हुआ है, आपके अकाउंट्स में इसको माइनस किया गया है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ये डेटर्स की एडजस्टमेंट डाली गई है, यानी उसको कम किया गया है। तो दोबारा सुन लीजिएगा, हमें प्रोविजन जो है वो अलाउ नहीं होती, अगर प्रोविजन की होगी तो उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, डाउटफुल डेट्स को ऐड बैक कर देंगे, एक्चुअल बेसिस पे होंगे। पहली बात तो ये है। नंबर 2, लॉ कहता है कि इसकी एंट्री आपने पास कर दी है, अकाउंटेड फॉर, जी आप आदिल कह रहा है जी बैड डेट्स, जी बिल्कुल एक्चुअल बैड डेट्स अलाउ होंगे। नंबर 2, अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स, आपके जो अकाउंटिंग की किताबें हैं यानी लेजर ट्रायल बैलेंसेस की आपने एंट्री पास कर दी हुई है। नंबर 3 कि ये सब्जेक्ट टू टैक्सेशन था, ये 3 कंडीशन अगर आपकी पूरी हो रही हैं तो फिर इसके बाद आपके बैड डेट्स अगर हो गए तो वो आपको अलाउ होंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अब इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर आ जाए। अज्यूम करें कि आपकी ये सारी सेल जो है ये टैक्सेबल है, ये सारी की सारी सेल क्या है, टैक्सेबल है। इसमें कैश पे आपकी सेल जो है वो 1 लाख की है और 4 लाख पे क्रेडिट बेसिस की है। आपने इस साल इस सेल को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, आपने सेल को यहाँ पर ऐड किया हुआ है एक्चुअल आपने, यानी इसका मतलब ये है कि पिछले साल में इसके ऊपर आप टैक्स दे चुके हुए हैं, इसमें से कुछ अमाउंट इधर बैड डेट्स हो जाती है और आप उस बैड डेट्स की एंट्री अपनी किताबों में इनकॉर्पोरेट कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो तीनों कंडीशन पूरी हो गई। नंबर 1 के एक्चुअल बैड डेट्स हो गए, नंबर 2 आपने एंट्री पास कर दी, नंबर 3 इसके ऊपर ऑलरेडी आप क्या हो चुके हुए हैं, इसके ऊपर टैक्स पे कर चुके हुए हैं, ये टैक्सेबल एक्टिविटी का हिस्सा बन चुकी है, यानी ये जो अमाउंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसके अंदर ये सेल शामिल थी। अब यहाँ से एक सवाल पैदा हुआ, क्या कोई ऐसी सेल भी होती है जिसके बैड डेट्स हमें नहीं मिलते, ये अब सवाल पैदा हुआ। द आंसर इज यस, ठीक है। वो कौन सी सेल है, वो है आपकी एग्जेम्प्ट सेल। वो कौन सी सेल है आपकी, एग्जेम्प्ट सेल है आपकी। अगर आपकी सेल एग्जेम्प्ट है, मिसाल के तौर पे अगर यही आपने कहीं एग्रीकल्चरल इनकम लिखी है तो जाहिर बात है आपने एग्रीकल्चरल इनकम फॉर एग्जांपल 3 लाख लिखी हुई है, तो वो अकाउंटिंग में तो एग्जेम्प्ट है, तो आपने तो यहाँ नहीं ऐड की, वो तो एग्जेम्प्ट थी। तो अगर उसके अगेंस्ट आपको पैसे नहीं मिले, यू आर द कल्टीवेटर ऑफ द राइस, आपने चावल बेच दिए, वो पैसे बैड हो गए, उसका बैड डेट्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो हमने आपसे पैसे नहीं लिए हुए, टैक्स ही नहीं लिया हुआ उसके ऊपर, तो उसकी ना इनकम टैक्सेबल थी ना ही उसकी अमाउंट आपको बैड डेट्स में मिलेगी। दूसरी चीज, आपकी जो एक्सपोर्ट होती है उस पर फिक्स टैक्स लगा हुआ है, आपकी जो एक्सपोर्ट है उस पर फिलहाल वो फाइनल टैक्स लगा हुआ है उसके ऊपर और उसमें एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है। सेक्शन 169 ये मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक्सपेंसेस अलाउ ही नहीं है और आपने एक्सपोर्ट कर दी, वहां से पैसे आपके मारे गए, उसके ऊपर भी आपको एक्सपेंस नहीं मिलेगा।
आखिरी एग्जांपल इसकी मैं आपको देने लगा हूं। आपने कुछ चोरी की है, कुछ सेल की है मिस्टर ए को, वो आपने यहाँ शो नहीं की, वो नेक्स्ट ईयर में जाके बैड हो गए हैं, तो वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपने शो ही नहीं की। तो बात ये है कि जो चीज आपने शो की है, उसकी एंट्री आपने पास की है, तो वो आपको क्या होंगे, एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। ये तीनों कंडीशन अगर आपकी पूरी हो रही हैं तो फिर आपको उसके ऊपर बैड डेट्स जो है वो मिल जाएंगे। ये पहली चीज थी इसके अंदर। ये इसका ए पार्ट था बैड डेट्स का। प्रोविजन इज नॉट अलाउड, बैड डेट्स आर अलाउड ऑन एक्चुअल बेसिस, ये बात पहली थी। अच्छा जी, इनका एक सवाल है कि ये बैड डेट्स कितने अरसे तक पता चलेंगे। इसका कोई लॉ ने कोई लिमिट नहीं दी, जब तक चाहे आप इसको जो है ना वो बैड डेट्स क्लेम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नॉर्मली एक साल के अंदर अंदर पता चल ही जाता है कि बैड डेट्स हो गए हैं या नहीं, इससे ज्यादा कोई इतना इशू नहीं बनता। ठीक है जी, चल अब बात जो है ना वो जो ज्यादा एग्जाम में आ चुकी है, एक तो ये बात आपको पता चल गई। अब असल जो चीज एग्जाम में आ चुकी है वो दूसरी है। वो क्या है, अब उसको जरा अंडरस्टैंड करना, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बात बड़े ध्यान से आपने सुननी है। अब हम डिफरेंट ईयर्स का इसके अंदर मैं आदिल, आप जो सवाल कर रहे हैं जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा वहां पर जो इशू आएगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम कहते हैं हमारे एक्चुअल बैड डेट्स, हमने अकाउंटिंग में कुछ किया और टैक्स के अंदर जाके भी कुछ और ट्रीटमेंट उसका हुआ। अब उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, इसके लिए जरा मुझे जाना पड़ेगा अपने अकाउंट्स के ऊपर। पहले मैं थोड़ी सी आपको इसकी सिचुएशन बता देता हूं। लेट्स सपोज कि आपने एक सेल की 2021 में, मैं सारी सेल नहीं, ए मिस्टर ए को आपने सेल की है 1 लाख रुपए की, और आपने क्या किया कि इसी सेल के यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये पैसे मिलने वाले नहीं हैं, आपने इसी साल इसको एक्सपेंस आउट भी कर लिया एज अ बैड डेट्स। 1 लाख रुपया नीचे आपने इनकम में से माइनस कर दिया। ऊपर हो सकता है आपकी सेल 50 लाख हो, लेकिन उसमें से 1 लाख की सेल मौजूद थी और आपने क्या किया, उसको बैड डेट्स में भी प्रोविजन में डाल दिया कि ये प्रोविजन आपने क्रिएट कर दी। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि ये आपने क्या किया, टैक्स वालों के पास गए और उनसे आपने इसको क्लेम किया कि जी मुझे ये बैड डेट्स अलाउ कर दिए जाए, ये मेरे एक्चुअल हो चुके हुए हैं तो मुझे अलाउ कर दिए जाएं, मुझे पैसे मिलने वाले नहीं है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ। टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको 1 लाख की बजाय आपको 40,000 बैड डेट्स अलाउ कर दिए। ये बात नोट करने वाली है। बैड डेट्स आपको कितने अलाउ किए गए, 40,000। यानी डिपार्टमेंट ने ये कहा कि भाई आपने इस साल ये करें कि अपने अकाउंट्स के अंदर ये जो आपने अमाउंट माइनस की है ना, इसको ऐड बैक करें, तो असल में 40,000 माइनस करें, इसकी मैं आपको इजाजत देता हूँ। ये हो गया 2021, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं 2022 के अंदर, ये बात जरा ध्यान से सुनिए आपने कि 2022 के अंदर क्या हुआ। अब आते हैं मिस्टर ए के ऊपर कि मिस्टर ए से आपको जो पैसा मिलना था 1 लाख रुपया, उसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपया मिल गया हो, तो बैड डेट्स आपके कितने हुए एक्चुअल, ये देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्चुअल बैड डेट्स नील। हो सकता है कि आपको मिस्टर ए से 60,000 मिल गया हो सकता है मिस्टर ए से, मैं मुख्तलिफ सिचुएशंस बना रहा हूँ, 40,000 मिल गया हो सकता है मिस्टर ए से आपको जो है वो कुछ भी ना मिला हो, तो आपने लेना मिस्टर ए से 1 लाख रुपया था। अगर 1 लाख ही नहीं मिल गया, यही रिसीट हो गई, तो आपके बैड डेट्स नील हो गए। अगर 60,000 मिला तो बैड डेट्स कितने हो गए आपके, 40,000। और अगर आपको 40,000 रिसीट हुई
तो एक्चुअल बैड डेट्स कितने हो गए 60,000। और अगर आपकी बैड डेट्स जो है वो कुछ भी नहीं मिला तो फिर आपके पूरे का पूरा बैड हो गया। ये एक्चुअल सिचुएशन आपको समझ लगी 2022 में आपने इसके ऊपर केस कर दिया मिस्टर ए के ऊपर, तो ये कोर्ट के ऑर्डर है, समझे ये क्या है आपके, आपको सेशन कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने आपकी जजमेंट आपको दे दी है कि जनाब ये हो रहा है। ठीक है जी। अब सुनिएगा अब हुआ क्या। पहले तो बात यह है कि आपने अकाउंटिंग में क्या किया होगा। पहले अकाउंटिंग की बात समझनी है कि आपने अकाउंटिंग में क्या किया होगा। देखिए अकाउंटिंग में एक्चुअली आपने क्या किया था कि अकाउंटिंग में आपने 1 लाख के बैड डेट्स किए हुए थे। ये बात जरा जहन में रखनी है कि आपने अकाउंटिंग में 1 लाख की एंट्री पास कर चुके हुए हैं। सिर्फ टैक्स पर्पज के लिए आपने एडजस्ट किया था, वरना आपकी अकाउंटिंग में 1 लाख का एक्सपेंस बुक हो चुका हुआ था। ये बात बड़े ध्यान से सुनिए। चूंकि आपने 1 लाख का एक्सपेंस किया था, एक्सपेंस तो आपका कोई भी नहीं हुआ, तो आपने इस साल के अकाउंटिंग में क्या किया होगा कि आपने वो जो 1 लाख रुपया है उसको इनकम डिक्लेयर कर दिया होगा। क्या कर दिया उसको आपने, इनकम डिक्लेयर कर दिया होगा। पहले अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड कर लें। अगर तो 40,000 रुपया हुआ आपका एक्चुअल, आप तो 1 लाख रुपया बुक कर चुके हैं, ठीक है, तो आपने 60,000 को क्या किया होगा, इनकम बुक कर लिया होगा। इसी तरह अगर ये 40,000 रुपया आपको मिला है, आप तो 1 लाख रुपया बैड डेट्स आपके कितने हो रहे हैं 60,000। ये बात जरा ध्यान से आपने सुननी है कि आपका जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है वो 60 हुआ है, लेकिन आप तो 1 लाख की एंट्री पास कर चुके हैं, तो आप अपनी अकाउंट्स में क्या करेंगे 40,000 की रिवर्सल एंट्री डालेंगे। ये असल में हो रही है रिवर्सल, अकाउंटिंग की रिवर्सल हो रही है। इसी तरह अगर आपको 1 लाख रुपया था और 1 लाख ही बैड हो गया, तो अब आप अकाउंटिंग में इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करें। तो पहली बात तो ये है कि अगर उसने अकाउंटिंग में जो भी एंट्री पास की है इसकी हमने रिवर्सल करना है। यानी 1 लाख की इनकम है तो इसको क्या करेंगे, इनकम है तो इसको ऐड की होगी, माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे। यहाँ तक मुझे बात पहले बताइएगा, थोड़ी सी टेक्निकल बात हुई है। अभी मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग के अंदर क्या किया गया होगा, उसकी हम सिर्फ बात कर रहे हैं। ये बात आपको समझ आ गई। यानी अकाउंटेंट ने 2021 में एक खर्चा डाला था 1 लाख रुपए का, जबकि एक्चुअल तो कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो उसने उसकी रिवर्सल डाल दी। उसने कहा खर्चा मैंने डाला था, खर्चा तो हुआ ही नहीं, उसने रिवर्स कर दिया। असल में उसने देखा खर्चा एक्चुअली हुआ 40,000 का, जबकि उसने बुक कितना किया हुआ है 1 लाख रुपए का, तो उसने 60,000 रुपए की रिवर्सल डाल दी। पहले एक्सपेंस किया था, अब इनकम डाल दी। अगर ये मैं इंडिपेंडेंट सिचुएशन बता रहा हूँ। अगर उसने खर्चा 1 लाख का बुक किया था, हुआ है 40-60,000 का, तो उसने 40 की रिवर्सल डाल दी ताकि ये एडजस्ट हो जाए। और अगर 1 लाख का खर्चा था, 1 लाख का ही हुआ, सही एंट्री थी, फिर वो कुछ भी नहीं करेगा। ये तो अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट था। अब आते हैं असल चीज के टैक्स में क्या करना था। टैक्स के लिए मेरा बेटा बात याद रखें कि टैक्स के अंदर हमेशा आपने अलाउड वर्सेस एक्चुअल को देखना होता है। अब अकाउंटिंग को भूल जाएं, असल चीज ये है, असल चीज इसके ऊपर फोकस करें कि असल में अलाउड और एक्चुअल को कंफर्म करना। ये वाली स्लाइड आपने इसकी कॉपी कर लेनी है, इसको जहन में बिठा लेना है। आपके तमाम क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। जितने बैड डेट्स के क्वेश्चन आए हैं उनमें से 90% क्वेश्चन जो हैं वो इसी फ्रेमवर्क से आपके हल हो जाएंगे। इसको जरा आपने जहन में लेकर आना है। देखिएगा, आपको टैक्स डिपार्टमेंट ने कितने अलाउ किए थे 40,000। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपने अलाउड फॉरन एग्जाम में लिख लेने हैं कि अलाउड कितने हैं 40,000। मैं हर इंडिपेंडेंट केस में लिख रहा हूं अलाउड है 40,000। अगर ये हो इफ, यानी मैं ये इफ के साथ, तमाम कंडीशन इफ के साथ है, अगर ये हो, अगर ये हो
इस कॉलम को आपने किसके साथ कंपेयर करना है? एक्चुअल के साथ। असल में अकाउंटेंट ने भी इसी के साथ कंपेयर किया था, ठीक है, आपने इसके साथ कंपेयर करना है। अब देखिएगा सिचुएशन नंबर 1, इसको हम जरा, मैं पेन का कलर चेंज करूं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। 40,000 का एक्सपेंस आपको ऑलरेडी आप माइनस कर चुके हैं। असल में आपका एक्सपेंस कितना हुआ? नील। इसको जरा कंपेयर करें, क्या हुआ? नील। खर्चा आप 40,000 रुपया 2021 में अपनी किताबों में माइनस कर चुके हुए हैं। खर्चा कितना हुआ? कोई भी नहीं। तो जाहिर बात है कि जो चीज आप माइनस कर चुके हैं वो गलत आप जो है वो माइनस कर चुके हुए हैं। आप माइनस करने का आपका राइट मौजूद नहीं था, वो तो सारी रिकवरी आपकी हो चुकी हुई है जो आप उसको बैड डेट्स क्लेम करने जा रहे थे। लिहाजा इसका जो टैक्स में एडजस्टमेंट होगी वो क्या होनी चाहिए कि चूंकि ये आप इसको माइनस कर चुके थे, अब आप इसको अपनी इनकम में क्या करेंगे? ऐड कर लें। ठीक है जी, ये बात हमारी पहली स्टेब्लिश हो गई कि वो चीज आप माइनस कर चुके थे, अब क्या कर लेंगे? ऐड। दोबारा सुन लीजिएगा, पिछले सालों में अलाउड थे 40, हुआ तो कुछ भी नहीं, सारे पैसे वापस मिल गए, लिहाजा कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, तो आप इसको क्या कर लेंगे? यहाँ पर ऐड कर लेंगे। आगे चलिएगा, हमारे पास जो इनकम थी वो थी, हमने ये अब इसको 40 को सॉरी कंपेयर करना हमने इसके साथ, 40 हमें अलाउ हुआ था, 40 ही एक्सपेंस हुआ, तो अब आपका ट्रीटमेंट क्या होगा टैक्स में? नो। मैं बार बार कह रहा हूँ ये स्लाइड आपने फोकस कर लेनी है और हर सवाल के ऊपर इसको फिट करेंगे तो आपका रिजल्ट ठीक आएगा इंशाल्लाह। अगली सिचुएशन सुनिएगा, आपने 40 का एक्सपेंस 2020 में माइनस किया था, 21 में एक्चुअल कितना हुआ? 60। तो आप डिपार्टमेंट से कहेंगे साहब आपने मुझे 40 माइनस करने के लिए कहा था, लेकिन देखें ये मेरे पास कोर्ट का फैसला आ गया, ये तो 60 है। तो डिपार्टमेंट कहता है ठीक है, आप 20 मजीद इस साल भी माइनस कर लें, तो एक्चुअल तक पहुंचना है, यानी हमें एक्चुअल तक पहुंचना है इन एनी केस, जो एक्चुअल हुए हैं उस तक पहुंचना है। एक्चुअल के साथ हमने अपना पहले ट्रीटमेंट को एडजस्ट करना है। आपके हुए, आपने किए हैं -40, एक्चुअल हो गए हैं 1 लाख। तो आप कहते हैं साहब 40 आपने माइनस कहे थे, मैंने कर लिए, लेकिन देखें ये कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 1 लाख का एक्सपेंस हो गया है। डिपार्टमेंट कहता है ठीक है, आप फर्दर जो है वो 60,000 अपने इस साल माइनस कर लें ताकि आपको पूरा एक्सपेंस मिल जाए। तो नटशल हमें जो चीज़ मिली है, जो मैंने आपके सामने डिस्कस की, वो ये असल में बातें डिस्कस की हैं कि अगर एग्जाम में प्रोविजन होगी तो उसको हम क्या करेंगे? रिवर्सल डालेंगे। बैड डेट्स एक्चुअल बेसिस पर अलाउ होंगे, और अगर एक्चुअल में और अलाउड में फर्क आएगा तो ये ट्रीटमेंट होगा इंशाल्लाह। जो बैड डेट्स के क्वेश्चन हैं वो ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ए, बी और सी, इसके अलावा मैंने आज तक एग्जाम में ये 3 चीजों के अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं देखा। अगर ये बात समझ आ गई है तो मुझे बता दें, फिर इसके हम अभी तो नहीं, फिर बाद में इसके न्यूमेरिकल के ऊपर आएंगे कभी। जी बताइएगा, एम आई क्लियर? इट्स ओके। जी इंशाल्लाह जी। ले जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला इसकी प्रैक्टिस के साथ आपके साथ में हाजिर होऊंगा।